योर टैलेंट, योर स्किल सेट, जो भी आप में है, आपका इंटरेस्ट जिस चीज़ में है, उसके बेसिस पर हम पहले वर्क को डिवाइड करेंगे, फिर लोगों को असाइन करेंगे वो काम। तो क्या होगा, रिपीटेडली आप सेम काम करेंगे तो क्या होगा, यू गेट एक्सपर्टाइज ओवर दैट। समझ में आया? यही है ये बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। अंडर ऑर्गेनाइजिंग ऑल द एक्टिविटीज आर सब डिवाइडेड। ऑर्गेनाइजिंग में हम यही तो करते थे ना, ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर एक्टिविटीज। सब डिवाइड किया हमने एक्टिविटीज को इनटू वेरियस जॉब्स और वर्क, यानी स्मॉलर एलिमेंट्स में। देन ईच सब वर्क इज असाइन टू कॉम्पिटेंट पर्सन, जो उस काम को करने में दक्ष है, उसको हमने वो काम असाइन किया, ठीक है। एंड नाउ ही रिपीटेडली डूइंग द सेम काइंड एवरी डे, एवरी मंथ, ईयर बाय ईयर। तो क्या होगा, उसको नींद में भी वो काम करेगा वो, तो क्या करेगा, सही ही होगा ना, गलत होने का चांसेस नहीं होगा। दिस इज व्हाट द बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। आपको इंपॉर्टेंस हम पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग के बाद बेनिफिट मिलता है स्पेशलाइजेशन का। क्लियर? ये पॉइंट्स क्लियर हो गया? नेक्स्ट, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, एनीबडी कैन एक्सप्लेन, जो थे ऑर्गेनाइजिंग पूरा क्लास जिसने किया है। मतलब कोई एक ग्रुप है, एक मिनट, सिंस हमारा रिकॉर्डिंग हो रहा है तो मेरा भी हो रहा है और आप लोगों का भी हो रहा है, तो आप लोग खुल के बोलिए, बस डोंट विस्पर, ठीक है ना। जिसको बोलना है हैंड रेज करो और मुझे आंसर करो। किसी भी टीम अगर उसको कोई काम दिया गया है, क्लास तो है ना, तो उसको कोई एक ही हेड है जो उसको लीड करेगा, नहीं तो अगर 2-3 होंगे तो फिर वैसे वो काम सही से नहीं हो पाएगा, फिर कंफ्यूजन होगा कि किसको रिपोर्ट करना है और किसको। मतलब ठीक है। और कुछ? यस मैम, वर्क रियलाइजेशन मींस कोई कंपनी में वर्क रियलाइजेशन नहीं है, पर क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। हाँ, जैसे कोई एक टीम में 2 मेंबर है और किसी का काम लेट हो जाता है तो हम उसको सपोर्ट करते हैं और जल्दी करके साथ। ठीक है सलोनी, जब तक गिफ्ट नहीं मिलेगा सलोनी अब दूसरा सही आंसर नहीं देने वाली। अब मुझे याद है, बस मेरे दिमाग से निकल जाता जब मैं इन करती हूँ तब। मैम, हर काम के लिए एक अथॉरिटी है ताकि सारा काम क्लियर हो, ताकि वेरी गुड। और जो तुमने बोला वो भी ठीक है, ठीक है। अथॉरिटी एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप की हमने बात की थी ना, कि थ्रू ऑर्गेनाइजिंग अ रिलेशनशिप स्ट्रक्चर क्रिएट्स इन ऑर्गेनाइजेशन। वो कौन सा रिलेशनशिप होता है, सीनियर और जूनियर का रिलेशनशिप क्रिएट होता है। यहाँ से आपको क्लैरिटी आती है कि कौन मेरा सीनियर है, कौन मेरा जूनियर है, मुझे किसको रिपोर्ट करना, मुझे किससे रिपोर्ट लेना है, किससे फीडबैक लेना है। ये क्लैरिटी आपको और ज़्यादा इजी कर देती है फंक्शनिंग को कहीं पर रुक करके। अदरवाइज जो तुमने कहा कि कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है ना, कहीं कहीं से अगर आपको ऑर्डर्स आते रहे और आपको पता ही नहीं कि किस किस से काम करवाना है, तो दैट कैन क्रिएट कैओस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चले कि इसको और इलैबोरेट करने की जरूरत है। एकदम से नीचे चला गया। इतना सब कुछ पढ़ना है इसमें। ये चैप्टर बड़ा है, मैंने पहले ही बताया था, पर इजी है इस बार नहीं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे? आपको ना पता है कि कौन सा काम किसको करना है, तो क्या होगा, हम किसी और के भरोसे उस काम को नहीं छोड़ेंगे। ना ही डुप्लीकेशन का डर है कि 2 आदमी एक ही काम को किए जा रहा है, और ना ही ऐसा होगा कि मुझे ऐसा भी नहीं है कि ठीक है मैं ये नहीं करूंगा तो सम अदर पर्सन विल डू दिस। क्योंकि आपका जो जॉब है, आपका जो प्रोफाइल है, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं। तो आप क्या कर सकते हो, ह्यूमन रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हो। डुप्लीकेशन ऑफ टास्क नहीं होगा, मतलब कि कोई भी काम दोबारा नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। एक ही काम के लिए आप 2 आदमी को असाइन नहीं कर दीजिएगा अलग अलग, अदरवाइज दोनों घूमते फिरेंगे क्लास में एक ही नोटिस को देने के लिए, और स्टूडेंट्स को 4 बार सेम नोटिस मिल जाएगा। और अगर कोई इंपॉर्टेंट नोटिस होगा तो दूसरी बार दोनों या चारों क्या सोचेगा, अच्छा पिछली बार तो उन लोगों ने भी किया था, दे विल डू इट, ठीक है। तो दिस विल नॉट हैपन, ठीक है। तो आप ह्यूमन रिसोर्सेज का पूरा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मतलब क्या, पूरा उपयोग करना, कंप्लीट यूटिलाइजेशन करना, कहीं कुछ बचा हुआ नहीं रह गया। एक एग्जांपल देती हूँ, टूथपेस्ट होता है ना, उसको काट के जब हम पेस्ट निकालते हैं दैट बिकम्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन,
ठीक है ना, अब उसमें कुछ नहीं बचा, ठीक है ना, एक दिन का पूरे फैमिली का पेस्ट का खर्चा उस काट करने के बाद निकल जाता है, क्योंकि इतना सारा होता है कोने वोने में लगा, कम करते हैं इमरजेंसी में करते हैं, बट देन सब फैमिली में कभी ना कभी ये ट्रिक हुआ होगा कि घर में नहीं है और बस अब इसमें है या नहीं है यही नहीं पता, क्योंकि निकल नहीं रहा है, तो डू दिस, दैट बिकम्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। समझ में आया ना? इस तरह से आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं रिसोर्सेज का। हमने ह्यूमन बीइंग का बोला, मटेरियल का कैसे, कौन से आदमी को कौन से मशीन पे यूज करना है, ठीक है ना, कितना मटेरियल यूज करना है, कितना टाइम में इस प्रोसेस को खत्म करना है, ये भी ऑर्गेनाइजिंग में डिवाइडेड रहता है, हर एक डिवीजन वाइज, डिपार्टमेंट वाइज, ग्रुप वाइज, अलग अलग, अगर किसी भी कंपनी का अलग अलग यूनिट है तो हर एक यूनिट में डिसाइडेड रहेगा कि ये पार्ट ऑफ बजट इसको असाइन करो, R&D को करो, ये पार्ट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को करो, ये पार्ट किसी को करो, तो ऑलरेडी रिसोर्सेज डिवाइडेड है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब होता है सुविधा को, जैसे आपके शहर में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका एग्जांपल होगा कि सड़क अच्छा है या नहीं, लाइटिंग है या नहीं है, तो जो भी आपको काम करने के लिए जो चाहे रिसोर्सेज की जरूरत होती है, ठीक है ना, उसको अवेलेबल कराना, मेक श्योर कि एवरीथिंग इज एट प्लेस, तो हम बोलेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है ना। और जो काम की जरूरत है, काम करते समय जिस जिस चीजों की जरूरत होने वाली है उसमें किसी तरह की कमी है तो खराब इंफ्रास्ट्रक्चर है। जैसे हमारे बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस के लिए अभी तक डेवलप कराने की कोशिश हो रही है, बट नॉट प्रॉपर, इसीलिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी कंपनीज हमारे यहाँ नहीं इन्वेस्ट करना चाहती है, ठीक है। और सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे अगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे यहाँ तो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज की अंडरस्टैंडिंग है। मुझे तो यही लगता है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग ही अजीब है। हमारा जो बॉर्न एंड बॉटअप बोलते हैं ना, जिस तरह से हमारी परवरिश की गई उसी में कुछ मिस्टेक है, मेजर मिस्टेक है। क्योंकि यहाँ क्या कर रहे हैं, अभी भी देखो, अभी मैं देख रही हूँ 2021 स्वच्छता अभियान के नाम पे कितना सारा पेंटिंग वेंटिंग सब हो रहा है ना, मैं देख रही हूँ यहाँ वहाँ, क्या फर्क पड़ता है, वो उधर पेंटिंग करता है, इधर हम थूक फेंकते हैं उसके ऊपर, तो इज इट गोइंग टू मेक एनी चेंज? नहीं ना। तो दिस इज व्हाट, हमारे अपने माइंडसेट को ही चेंज करने की जरूरत है। जब तक वो नहीं चेंज होगा हम कभी भी इस लिस्ट में ऊपर नहीं आ पाएंगे, ठीक है ना। हम यहाँ खाते हैं लेज, उधर फेंकते हैं लेज का पैकेट, जब तक वो पैकेट डस्टबिन में ढूंढ के ना डाला जाए या तब तक डस्टबिन ना मिले, अपने जेब में ना रखा जाए, तब तक कुछ सुधरने वाला नहीं है। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज समझ में आया? यस मैम। नेक्स्ट पे चले, सबको समझ में आया? जो बच्चे पहले नहीं क्लास किए हैं उनको समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट है एडेप्टेशन टू चेंज और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। एडेप्टेशन टू चेंज, एडेप्टेशन आप लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा होगा 10th क्लास में। क्या होता है एडेप्टेशन में? मैम किसी भी कंडीशन में अडेप्ट कर लेना, अपने वातावरण के हिसाब से अडेप्ट कर लेना। जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है कौन? छिपकली। छिपकली कलर चेंज कर सकता है अकॉर्डिंग टू वही गिरगिट। तो गिरगिट को छिपकली नहीं बोलते क्या? नहीं बोल सकते, क्या हाँ, राइट, कैमेलियन, ठीक बोला उसने, वो भी बोल सकते हैं। तो क्या हुआ, ये कलर चेंज करती हैं? गिरगिट और छिपकली अलग है क्या? नहीं, ठीक है, तो ये गिरगिट की तरह रंग बदलना, ठीक है ना? नहीं नहीं नहीं, वो उसी का भाई बहन है कोई, ठीक है ना? इतना भी अंतर नहीं है ना, इतना भी अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। ओके, तो दे कैन चेंज देयर कलर अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंट, राइट? व्हाट इज दिस एडेप्टेशन? क्यों ये है उनको ये एडेप्टेबल, इतना ये भगवान ने उनमें क्यों दिया है? ताकि दे कैन सेव देमसेल्फ फ्रॉम देयर एनिमीज, वो अपने शत्रुओं से अपनी रक्षा कर सके। तो अगर सेम जिस ग्रीन पेड़ पे है तो ग्रीन कलर का रहेगा, सो दैट वो आइडेंटिफाई नहीं किया जा सके आसानी से। और जो उसको उसके लिए ढूंढ रहे हैं, मान लो किसी को, कोई उसको खा सकता है गिरगिट को, तो उसे ना मिले आसानी से। बट दिस इज व्हाट एडेप्टेशन मीन्स। तो एडेप्टेशन टू चेंज मीन्स जब आपके यहाँ ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी है, ऑर्गेनाइजेशन, फिर से इसको वो बढ़ाना पड़ेगा। क्या मैम? ये भी फॉन्ट साइज ठीक है ना? यस मैम। ओके, तो क्या है, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस मेक्स द ऑर्गेनाइजेशन कैपेबल ऑफ अडॉप्टिंग टू एनीथिंग। यानी कि आप किसी भी तरह के बाहरी या आंतरिक अगर चेंजेस होता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में, बाहरी और आंतरिक बोले तो समझ में आया ना? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या क्या है मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। और इंटरनल एनवायरनमेंट में जो भी रिसोर्सेज है, एम्प्लॉयज हैं, आपकी पॉलिसीज है, एवरीथिंग मेक्स इंटरनल एनवायरनमेंट। उसमें कोई भी चेंजेज आएगा तो आप आसानी से अडेप्ट कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि द अपर लेवल, द टॉप लेवल मैनेजमेंट में क्या है, दे आर फ्री बिकॉज दे आर डेलीगेटिंग देयर टास्क टू लोअर लेवल मैनेजमेंट, अपने से नीचे वाले को दे रहे हैं। तो जो चेंज को स्कैन करने का काम है, जो चेंजेस को
एड्रेस करने का काम है। हमें जल्दी चेंज समझ में आता है या हमारे हायर अथॉरिटी को कि क्या हमारे वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी में चल रहा है, अमेरिका में क्या चल रहा है, वहाँ का अगर लेमैन ब्रदर क्या हो गया, बैंकरप्ट हो गया, तो उसका असर पूरा के पूरे वर्ल्ड पे पड़ने वाला, और इंडिया भी उससे बचकर नहीं जाने वाला है। तो 2008-9 का रिसेशन उसी का एग्जाम्पल था, ठीक है ना, कि एक बैंक, सिर्फ एक बैंक के बैंकरप्ट होने से पूरी की पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी कम हो गई थी, हिल गई थी, और जॉब सब जगह से कट हो गया था, सैलरी कट, जॉब कट, कहीं जॉब था ही नहीं, ना बैंकिंग। Sit down, please. There are a couple of informations for you all. अब आपकी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी है since it has been started. So there are a couple of things which you need to keep in your mind. The first thing is that everybody is supposed to keep his or her mobile phone in switched off mode. अब आप लोग का मोबाइल ऑफ रहेगा. So when you come to college, at the gate itself, switch off your mobile. गेट पर ही आप लोग अपने मोबाइल को ऑफ कर लेंगे. In any case, if your mobile phone is found in on mode in the college, it will be seized. अगर आपका मोबाइल फोन ऑन मिला तो इसको सीज कर लिया जाएगा एंड इट विल बी रिटर्न्ड नेक्स्ट डे. अब इसको अगले दिन दिया जाएगा. तो आप लोग मोबाइल फोन को ऑफ ही रखिएगा, साइलेंट या वाइब्रेट में रखिएगा, और बोलिएगा हमसे भूल हो गई थी, हम छूट गया, हम कुछ नहीं सुनेंगे. ऑन मिला हम उसको सीज कर लेंगे. Only 2 people will keep their mobile phone in on mode in the class, those who are recording the video. केवल 2 स्टूडेंट्स जो क्लास की वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे वही लोग मोबाइल फोन को ऑन रखेंगे, और बिल्कुल सही पोजीशन है, दूसरे या तीसरे बेंच पर से आप वीडियो को रिकॉर्डिंग करिएगा ताकि रिकॉर्डिंग में टीचर की आवाज भी अच्छे तरीके से आ सके. आई बिलीव यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद यूनिफॉर्म. कॉलेज का यूनिफॉर्म आपको मिल चुका है? अभी नहीं मिला है. ऑलराइट, नहीं मिला है तब तक आप लोग फॉर्मल्स में आएंगे. फॉर्मल्स में, इनफॉर्मल कपड़ों में मत आइए, फॉर्मल कपड़ों में आइए. कॉलेज के हिसाब से जो कपड़ा होना चाहिए उस हिसाब से ही आप लोग तरीके के कपड़े पहन करके आइएगा. आई कार्ड्स मिल चुका है सब लोगों को? तो आई कार्ड आपका गले के बाहर होना चाहिए सभी लोग का. जिनको नहीं मिला है, गेट इट इश्यूड. Those who have not got, आज क्लास के बाद आप लोग रंजीत सर से मिल लीजिएगा. That आई कार्ड हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड, वो आपको आई कार्ड देंगे. नहीं मिला है तो उसको ऑर्डर करेंगे, 2-3 दिन के भीतर मंगवा करके आपको दिया जाएगा. Everybody, am I clear with the points? Yes. So अब ऑफलाइन मोड में क्लासेस शुरू हैं. So there are few things. I hope you will take care of all these things. Is that okay now? Yes, sir. Thank you. Thank you. Okay. ओके, एक ही करते हैं, एक ही रिकॉर्ड हो रहा है, बस मेक श्योर कि वो हो जाए. तो इसलिए क्योंकि बैकअप अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया तो सेकंड में रहेगा, ठीक है ना. तो एडेप्टेशन टू चेंज क्लियर हुआ कि जैसे कुछ भी चेंज हो रहा है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में या इंटरनल एनवायरनमेंट में, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट कैन स्कैन द फ्यूचर वेरी इमीडिएटली, क्योंकि वो अपने काम से फ्री है. उन्होंने आगे वाले काम को अब बाकी का काम डेलीगेट कर दिया है करने के लिए, तो दे कैन स्कैन. और चूंकि स्ट्रक्चर्ड है, कौन किसका सीनियर है, कौन किसका जूनियर, तो कम्युनिकेट भी उस चेंज को आप इजीली कर सकते हो. चेंज स्कैन करना और चेंज कम्युनिकेट करना, जब ये 2 चीजें हुई तो उसके लिए तैयारी भी आसानी से की जा सकती है ना, राइट. तो यही एडेप्टेशन टू चेंज है. आप अपने आप को एडप्ट कर सकते हो, रेडी कर सकते हो कमिंग चेंजेस के लिए, राइट. नेक्स्ट वन, इफेक्टिव एडेप्टेशन, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स मॉनिटरिंग ऑफ द वर्क, ठीक है ना. जो हम काम कर रहे हैं हम उसको मॉनिटर कर पाना कि वो काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है. ये भी इफेक्टिव हो सकता है क्योंकि आप इजीली, आपके अंदर बहुत कोई नहीं है, ठीक है. स्पैन ऑफ मैनेजमेंट देखेंगे तो देखेंगे कि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मतलब क्या होता है. मैंने शॉर्ट में बताया होगा आपको, आप लोगों को कभी स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब नहीं बताया क्या कभी भी? एक, अच्छा ठीक है मैं बताती हूँ. एक सीनियर के अंदर कितने ज़्यादा जूनियर को हम रख सकते हैं, ये स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होता है. कभी बताया कोई बात नहीं, हम इसको बाद में देखेंगे कि क्या होता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. तो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? ऑर्गेनाइजिंग मेक्स एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव बाय क्लैरिफाइंग द ऑथोरिटी ऑफ ईच पोजीशन एंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना. हर एक पोजीशन को पता है कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमारे पास कितनी ऑथोरिटी है, ठीक है. और आप अपने ऑथोरिटी का इस्तेमाल करते हुए, आपको जो भी फ्रीडम दी गई है उस फ्रीडम को यूज करते हुए आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करिएगा. एंड योर नेक्स्ट लेवल जो आपके सीनियर है वो आपको अच्छे से देख सकते हैं कि आप सही से काम कर रहे हैं या उस काम को और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या कहीं कुछ रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत है, ठीक है. तो एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी इफेक्टिव होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्कलोड एक जगह पे डंप नहीं किया गया है, बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में आप काम कर रहे हैं, राइट. नेक्स्ट,
डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल और एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल का मतलब सिंस सीनियर इज डेलीगेटिंग देयर टास्क टू जूनियर, ठीक है ना, तो आप अपना लेवल का काम कर रहे हैं, आपका जो स्टूडेंट है, आपको जो पढ़ाई करना है, नोट्स लेना है, पूछना है क्वेश्चन, वो सब आप कर रहे हैं, इसके साथ साथ कुछ और भी आप कर रहे हैं, ठीक है ना, लाइक रिकॉर्डिंग कर रहे हैं या टीचर को किसी और चीज में असिस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, किसी भी चीज में असिस्ट कर रहे हैं या कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्ट कर रहे हैं आउटसाइड योर मेन काम, ठीक है ना, योर मेन जॉब इज टू स्टडी, ठीक है ना, पढ़ना, कॉलेज आते हैं आप, मेन आपका मोटो है पढ़ना, ठीक है ना, उसके लिए आते हैं। इसके अलावा भी अगर आप कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, अपने आप को थोड़ा और स्ट्रेच कर रहे हैं ना, ये काम तो छोड़ना नहीं है आपको, पढ़ाई तो आपको भी करनी है, एग्जाम तो आपको भी देना है, साथ साथ आपको तैयारी भी करना है, सरस्वती पूजा का भी तैयारी करना है, राइट, तो दोनों को एडजस्ट करने का काम कर रहे हो ना, दैट मीन्स अपनी जो भी तुम्हारी एनर्जी है, जितनी भी आपकी इफिशिएंसी है, उसको थोड़ा और खींच रहे हैं, थोड़ा और बढ़ा रहे हैं। अगर आराम से मुँह छोड़ दिया जाए तो आप कुछ एक काम करें एक बार में, पहले या तो पूजा करवा लो या फिर पहले एग्जाम दे लो, दोनों एक साथ नहीं चलेगा, राइट, लेकिन ऐसे नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशंस में भी आप अपने काम के साथ साथ आप अपने सीनियर की भी कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी को शोल्डर करते हो, उससे होता क्या है कि आप धीरे धीरे प्रेशर झेलना सीखते हो, ठीक है ना, धीरे धीरे आपको और ज्यादा आपसे हाई लेवल का टास्क को कैसे डील किया जाए वो आप सीखते हैं, एंड धीरे धीरे आप उसी लोगों में से कुछ एक लोग प्रिपेयर होते हैं जो हायर लेवल तक प्रमोट किया जाता है, जिनके अंदर ये सारी कैपेबिलिटी ज़्यादा आ जाती है, प्रेशर को हैंडल करना, कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाना, प्रॉब्लम्स को कैसे इशू करें, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, अपने से ज़्यादा हाई लेवल के काम को करने के लिए आपको डेलीगेट किया जा रहा है और थोड़ा थोड़ा करके किया जा रहा है और आप सीखते जा रहे हो, तो आपका डेवलपमेंट हो रहा है, एंड व्हेन यू आर रेडी, प्रमोशन के थ्रू आपको मौका मिला ग्रोथ का, ऊपर आने का, तो इस तरह से ऑर्गेनाइजिंग में आपको क्या होता है, एक तरह से आपका भी ट्रेनिंग चल रहा है फॉर योर हायर लेवल जॉब, ठीक है, तो आपको डेवलपमेंट एंड ग्रोथ का मौका मिल रहा है थ्रू ऑर्गेनाइजिंग, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग में सीनियर आपको काम लगातार देता रहेगा, जो आपका काम है उसके अलावा भी आपको कुछ कुछ काम देता रहेगा, ताकि आप सीखिए, करिए, उनको बाहर से ना लाना पड़े हर एक सीनियर लेवल जॉब के लिए, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। एक्सपेंशन, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल समझ में आया ना, पर्सनल मतलब एम्प्लॉय, ठीक है, जब भी ये डबल NEL होता है तो नेवर थिंक्स इट कि व्यक्तिगत इसका मतलब नहीं होगा, NAL इज नहीं, NAL पर्सनल, पर्सनल मीन्स हमारा अपना, पर्सनल व्यक्तिगत, लेकिन जब पर्सनल रहे तो इट इज रिलेटेड विद मैन पावर, ठीक है ना, इसीलिए पहले HRM को बहुत पहले ट्रेडिशनल सब्जेक्ट में पर्सनल मैनेजमेंट भी बोलते थे, बहुत जगह आप ये टर्म भी पढ़िएगा कि पर्सनल मैनेजमेंट मतलब मैन पावर का मैनेजमेंट। नेक्स्ट, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ किसका? The process of organizing allows the employees the freedom to take decisions which help them to grow. ठीक है, यानी ऑर्गेनाइजिंग आपको इतना फ्रीडम देता है, फ्रीडम किस नाम पर? ऑथोरिटी के नाम पर, कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर सकिए, ठीक है, और अपने आप को ग्रो कर सकिए। व्हेन ऑल एम्प्लॉयज आर इक्विप्ड, इफिशिएंट, ठीक है ना, एडेप्टेबल, तो क्या होगा कि कंपनीज मोर फ्रीडम होगा कंपनी को ग्रो करने का, वो ज्यादा डिसेंट्रलाइज कर सकेगा अपने कामों को, और जब ज्यादा डिसेंट्रलाइज कर पाएगा मतलब ट्रस्ट इशूज का ज्यादा है, वहाँ पे ज्यादा ट्रस्ट है अपने एम्प्लॉइज पर, वो ज्यादा ट्रस्ट करती है, तो ज्यादा पावर डेलीगेट करेगी, डिसेंट्रलाइज करेगी एक्टिविटी को। डिसेंट्रलाइज करने का मतलब कि मैं ये होल्ड करता हूँ, मैं यहाँ का ऑफिस देखता हूँ, तुम पाटलिपुत्रा का ऑफिस देख लो, तुम फलाने राजापुर का ऑफिस देख लो। अब मैं क्या करें, 3 सेंटर हेड है, 3 जगह पे, तीनों जगह की एक्टिविटी इंडिपेंडेंटली रन हो रही है, तो अच्छे से रन होगी ना। अगर हम यहीं से तीनों को कंट्रोल करें तो जरूर वो दोनों उतने अच्छे से नहीं होगा जितने अच्छे से यहाँ पे कंट्रोल होगा ना। दिस इज व्हाट, जब आपके सारे एम्प्लॉय इफिशिएंट है, जब सबको आपने डेलीगेट कर रखा है, एक्सपैंड कर रहे हैं, दे नो हाउ टू चेंज, हाउ टू हैंडल द whatever the circumstances जो भी पैदा हुई उसको कैसे हैंडल करना है, तो आप डिसेंट्रलाइज कर सकते हो। जब आपका डिसेंट्रलाइज एक्टिविटी रहेगा तो आप बहुत बड़े स्केल पे बिजनेस को कर सकते हो। देखो, जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कोई कभी सुना है कि 10 ब्रांच एक बार में खोल दिया और इट विल स्टार्ट विद 1 रूम, ठीक है ना, फ्यू रिसोर्सेज, लेकिन वो धीरे धीरे ग्रो करता है, और जब धीरे धीरे ग्रो करता है तब उनके और यूनिट्स होते हैं। तो कैसे? वो फ्रीडम देता है आपको, ठीक है, जब आपके मैन पावर एक्सपर्ट है,
जब आपके मैन पावर स्पेशलाइज है और वो अच्छे से काम कर सकते हैं, तो आप इन्हीं मैन पावर के भरोसे और कुछ लोगों को ला करके इनको ट्रेन करने के लिए देते हो और फिर एक नया खोलते हो, फिर तीसरा, फिर चौथा, तो आप इजीली एक्सपैंड कर सकते हो अगर आपके यहाँ ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर है तो। अगर नहीं है, अगर आप चाहिएगा कि मैं ही सारा बिजनेस रन करूँ, यहाँ का भी मैं ही देखूँ, दिल्ली का भी मैं ही देखूँ, बॉम्बे का भी मैं ही देखूँ, बिहार का भी मैं ही देखूँ, हर जगह का मैं ही देखूँ, फिर अमेरिका भी जाना है, चाइना भी जाना है, कनाडा भी जाना है और सब जगह का मैं ही देखूँ, तो यू कैन नॉट एक्सपैंड, है ना, आप नहीं कर पाएंगे। तो डिसेंट्रलाइजेशन भी हेल्प करता है और डिसेंट्रलाइजेशन भी ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट है, हम आगे देखेंगे वो। यहाँ तक क्लियर हो गया? मेरे ख्याल से लास्ट पॉइंट था, पेपर और देखिए। हाँ, ये एक्सपेंशन एंड ग्रोथ लास्ट पॉइंट था, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग का, ठीक है। स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में क्या होगा? सबसे पहला, ठीक है, इसका शायद डायग्राम नहीं बना हुआ है, ठीक है ना, इसका डायग्राम आप लोग बना सकते हैं खुद से। चार भाग में बांटा गया है ये स्टेप्स ऑन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। 1 2 3 4, फर्स्ट इन द फर्स्ट बॉक्स, सेकेंड इन द सेकेंड बॉक्स, थर्ड फोर्थ, एरो डाउनवर्ड, और ये कंप्लीट प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग होगा। पहला स्टेप है डिटरमाइनिंग द एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला काम क्या है? अच्छा, ऑर्गेनाइजिंग मतलब पहले नहीं मैम सबको सही जैसे कि तरीके मैं से एक ऑर्डर मतलब मैम कोई लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो टीम होती है, अगर मैं बोलूं कि ऑर्गेनाइजिंग को डिफाइन करो, तो कैसे डिफाइन करोगे? मैम जैसे जैसे कोई भी लक्ष्य को प्राप्त पूरा करने के लिए जो टीम बनाते हैं, मैम सही तरीके से किसी नहीं, भी मैम, चीज को एकत्रित किसी करके किसी समाज को सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजिंग करते हैं। सिस्टमेटिक तरीके से मैम एक सिस्टमेटिक तरीके से करे, 1 पॉइंट। दूसरा तुमने क्या कहा? वही सिस्टमेटिक सिस्टमेटिक तरीके से करे। और एक ग्रुप के लोग को सिस्टमेटिक तरीके से एक कॉमन गोल के प्राप्त करने के लिए ऑर्गेनाइजिंग किया जाता है। ठीक है, और कुछ? इफेक्टिव ऑर्गेनाइजिंग अगर डिफाइन करने के लिए दूं मैं अब सिमिलैरिटी सिमिलैरिटी, ठीक है, सिमिलैरिटी किस चीज का? मैं बताऊं, ऑर्गेनाइजिंग मीन सिंपल वर्ड में आप लोगों ने सबने सही जवाब दिया, थोड़ा बहुत। अगर ऑर्गेनाइजिंग में अब पूछ रही हूँ आधा चैप्टर खत्म होने के बाद कि डिफाइन ऑर्गेनाइजिंग, तो सिंपल है। ऑर्गेनाइजिंग में शुरू में मैंने बताया था कि जितने सिमिलैरिटी तुमने कहा, ठीक है, किसी ने सिस्टमेटिक कहा, दोनों टर्म रिलेटेड है। सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ एक्टिविटीज, ठीक है ना, या ग्रुपिंग ऑफ, दोनों में से कुछ एक तो जवाब दो, या फिर ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर एक्टिविटीज इन वन ग्रुप एंड देन असाइनिंग दिस टू द ग्रुप ऑफ पर्सन, ठीक है ना, जो वो उस काम को करने में कॉम्पिटेंट ग्रुप ऑफ पर्सन, राइट, कॉम्पिटेंट भी हम ऐड कर सकते हैं, जो उस काम के लिए दक्ष है उसको वो काम असाइन करना। अगर हम ऑर्गेनाइजिंग और अच्छे से समझना चाहते हैं तो सिंपल है कि आपको कोई भी इवेंट करना है, आप बताइए क्या इवेंट करना है। कुछ भी घर का हो सकता है, कोई छोटा मोटा कोई फंक्शन, बर्थडे पार्टी, चलो सबसे सिंपल है, किसी का बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करना है, तो उसके लिए आप कम से कम रात में करना है तो दिन में सोचते होंगे, अगर छोटे लेवल पे करना है तो दिन में सोचते होंगे ना कि क्या क्या करना है, क्या क्या करना है, मुझे बताओ, एक एक करके बताओ। हाँ, पहले तो इसके लिए मैम प्लानिंग करेंगे। पहले प्लानिंग, ओके, प्लानिंग करेंगे। नहीं समझ में आ, लिखो इसको, मुझे नहीं समझ में आ रहा। राइट डाउन, व्हाट आर द इवेंट्स रिक्वायर्ड टू बी डन, व्हाट आर द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू बी डन फॉर अ बर्थडे पार्टी। आप मुझे स्टेप्स लिख करके बताइए, 2 मिनट दिया, ठीक है ना, इतना मुश्किल नहीं है, लिख सकते हैं। मैं बोल दूंगा मैम। नहीं, क्या क्या स्टेप्स है जो आप कवर करेंगे, देखिए बर्थडे ऐसे कहाँ से आएगा। राइट डाउन, ओके, राइट डाउन, डोंट नहीं बताओ, लिखो, मैं पूछूंगी सबसे। हमको बोलेगा मैं चाहती हूँ कि आज आप लोग ऑर्गेनाइजिंग समझ ही लीजिए कि क्या होता है। तो बताने का के लिए ही ये तरीका है कि एक बर्थडे पार्टी में क्या क्या स्टेप्स लेते हैं, बस उसको जॉट डाउन करो। वेट करते हैं कब आएगा। क्या नाम है तुम्हारा? प्रेम, ठीक है, राइट डाउन।
इसलिए के बाद पूछ कर नहीं अपना मैंने ऐसे तो नहीं बोला करने के लिए, मैंने बर्थडे पार्टी को ऑर्गेनाइज करने बोला। ऐसे ही लिस्ट बनाओगे घर पे किसी का भाई का क्या क्या करना है राइट डाउन। मैं बताऊँ मैं पहले लिख लो, 2 मिनट के बाद पूछती हूँ। पहले पैसे तो जमा कर लो फिर देना ड्रेस। बात नहीं करेंगे, अपना अपना लिखो। ठीक है। मैम खुद के बर्थडे के लिए प्लानिंग करना है। Whatever, जिसका भी करना हो, अपना करना हो, किसी और का करना हो, मैंने तो किसी और के लिए बोला है। पहले वो उठा के ले जाएंगे जब लिख लिया सबने? हो गया सबका? यस मैम। ठीक है, बताओ क्या लिखा? बताइए बताइए। पहले तो बजट देखेंगे कितना बजट पे करना है, मतलब लो लेवल है, हाई लेवल मतलब मीडियम करना है, वो सब देखेंगे। प्लानिंग करेंगे। पहले प्लानिंग करना है। एक एक करके यार, लेट हर कंप्लीट। अरेंजमेंट करेंगे, मतलब सामान सब देखेंगे, डेकोरेट करेंगे, पहले मतलब वो मेरा तो बजट ही था। उसके बाद फिर हम लोग अरेंजमेंट करेंगे कि क्या क्या रिक्वायर्ड है। वो क्या 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 है? क्या-क्या का नाम लिखना है, पार्टिकुलर लिखना है ना। गेस्ट हो गया, इन सब चीज का लिस्ट प्रिपेयर करेंगे और फिर जो भी चीज हमको उसमें प्रिपेयर करना है उसके अकॉर्डिंग काम डिवाइड कर देंगे सब में। डायरेक्टिंग करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे, फिर स्टाफिंग करवाएगा। मैं बर्थडे पार्टी कर रहे हैं सामने से कर रहे हैं। तो मैं ये पहले क्या करोगे? केक कट करेंगे, इनवाइट करेंगे, फिर इनवाइट करेंगे उसका कब आएगा। अजीब सा हो रहा है। उसके अकॉर्डिंग आगे आप बताओ सलोनी। पहले सबको इनवाइट करेंगे, फिर जिसका जो टास्क है, जैसे कोई डेकोरेशन कर रहा है, फिर किसी को बोलेंगे केक लाने के लिए। मतलब आप गेस्ट को इनवाइट करके उन्हीं को बोलोगे केक लाओ तैयार करो। जो मतलब जो हम लोग मिलके जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं पार्टी, उसमें सबको अलग अलग टास्क देंगे। किसी को डेकोरेशन करने का, मतलब कोई बैलून्स फुला रहा है, रिबन्स लगाना है, फिर केक मंगवाएंगे, फिर जितना फूड आइटम्स है वो अरेंज करेंगे। ठीक है, मैं बोलूँ तुम बताओ प्रेम कुंज। ऑर्गेनाइजिंग में मैं सबसे पहले ग्रुप बनाएंगे, जैसे रहेगा जो उसमें से जो देखेंगे स्पेशलाइजेशन है, जैसे मार्केटिंग में जो ज़्यादा इंटरेस्ट है, ज़्यादा उसको पता है मार्केटिंग के बारे में, उसके ग्रुप को मार्केटिंग के लिए भेजेंगे। मार्केटिंग हाँ क्यों नहीं, शॉपिंग तो करना पड़ेगा। जो फ्रेंड जिसे सबसे पहचान है उसके लिए वो जो ग्रुप सेकंड ग्रुप रहेगा वो उसको बुलाने के लिए भेजेंगे। जब मार्केटिंग से आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन बीच में रहना चाहिए रिलेशनशिप। उसके बाद मैम फिर यही दोनों है, उसके बाद गिफ्ट देगा। ठीक है, आप बताइए सौरभ। नहीं लिखा, इतना सिंपल चीज नहीं लिख पाए, बोलिए। हम पहले प्लान करेंगे क्या करना है, कैसे करना है। ओके उसके बाद में इनविटेशन देंगे दोस्तों ओके, को, ठीक है। और फिर वर्क को डिवाइड कर देंगे कि कौन कौन क्या लाने जा रहा है। उसके बाद एक हो गया। बस हो गया, तुम बताओ। मैम पहले प्लानिंग करेंगे कि सेलिब्रेट कैसे करना है बर्थडे पार्टी, उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज करेंगे और मैनेज करेंगे उसके अरेंजमेंट के बेसिस पे। उसके बाद मैम उसको स्टाफिंग करेंगे, कौन क्या करेगा, कौन क्या लाएगा ऑन टाइम। उसके बाद मैम उसको ना डायरेक्टिंग स्टाफिंग करने के बाद मैम उसको आपको इतना डायरेक्टिंग कुछ नहीं करना था, आपको इतना कुछ नहीं करना था, बताओ। हाँ मैम, पहले तो ये प्लानिंग करेंगे, उसके बाद केक लाएंगे, केक के बाद मतलब ये सिस्टमेटिक वे है।
इसने लिखा है कि ये क्या केक, चॉकलेट है, चॉकलेट, पार्टी प्लेट बिस्किट्स, बैलून और तुम तो प्लानिंग कर दिया है। और ये नहीं स्प्रे। ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ बताओ। सबसे पहले हम बर्थडे को बड़े लेवल पे करना चाहते हैं, बड़े लेवल पे करना चाहते हैं। ओके। उसके लिए ज़्यादा मेन पावर लगेगा और सबसे पहले प्लानिंग करेंगे कि बर्थडे को सेलिब्रेट कैसे करना है, कब करना है। उसके बाद हर एक का टीम बनाएंगे जिसमें स्पेशलाइजेशन हो। जैसे कोई डेकोरेशन बढ़िया जानता है उसका एक टीम बनाएंगे कि आपको ये करना है। कोई मार्केट बढ़िया जानता है उसको मार्केट का टीम बनाएंगे, और कोई जैसे रिलेशन को बुलाना है तो उसका एक टीम बनाएंगे, आपका ये काम है। तो उसके बाद सबको मिलकर एक गोल को अचीव करेंगे जो रहेगा बर्थडे को बढ़िया ठीक है, सेलिब्रेट। मतलब क्या आप लिस्ट, आपको सिर्फ एक्टिविटीज क्यों इतना ज्यादा मैनेजरियल टर्म में तुम लोग सोचने लगे, प्लानिंग करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, डायरेक्टिंग करेंगे। जस्ट लिस्ट करो कि तुमको सबसे पहले कि कितना बड़ा, ठीक है, किस तरह का करना है, किस लेवल का करना है, घर में करना है, बाहर करना है, 100 लोग को बुलाना है, 10 लोगों को बुलाना है। यू हैव टू फर्स्ट, पहला प्लानिंग में यही होगा कि पहले हम ये लिस्ट करेंगे, ठीक है। चलो ये जब हमने, क्या हुआ, जब कुछ बोलना है आज तक किया ही नहीं है, तो कहाँ से जाने। कोई बात नहीं, कुछ भी, मैंने तो आपको फ्रीडम दिया ना कि आपको क्या इवेंट ऑर्गेनाइज करना है। चलो ठीक है, हमको सब पता चल गया कि स्मॉल स्केल पे अपने दोस्तों को ही बुलाना, ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाना है। स्टिल अगर बच्चों को बुलाना है तो फूड आइटम बच्चों के हिसाब का होना चाहिए। अगर बड़े की प्रायोरिटी है, बच्चे 2-4 रहेंगे बस, तो हम क्या है ना, बच्चे मिर्ची नहीं खा पाएंगे, ठीक है ना, बच्चे बहुत ज्यादा स्पाइसी कुछ नहीं खा पाएंगे, दे प्रेफर समथिंग एल्स, मोस्टली जंक फूड। तो आप अगर छोटे बच्चों को बुलाना चाहते तो आप उनके हिसाब से फूड आइटम प्रिपेयर करेंगे कि ये सब चीज बनाना है, इतने बजे रखना है, टाइम फिक्स करेंगे, ठीक है। आप लोग बाहर से शॉपिंग करेंगे, बलून्स, केक, जो कुछ भी रिटर्न गिफ्ट जो भी देना है वो सब आप शॉपिंग करके लाएंगे। बाय द टाइम ऑफ क्या होता है बर्थडे, आप बहुत पूरे तैयार हो जाएंगे। हाउ, क्योंकि यू हैव स्टेप डाउन द एक्टिविटीज़ कि क्या क्या करना है, ठीक है। शॉपिंग क्या कभी शाम के टाइम में करने जाएंगे बर्थडे का, नहीं ना, वो सवेरे होने का काम है। इनविटेशन लिस्ट हम सवेरे प्रिपेयर करेंगे, दोपहर तक लोगों को फ़ोन कर देंगे किसको किसको बुलाना है, किसको किसको आना है। कितना ही, जितना ही छोटा एक रूम है जो उसी को सजाना है तो हम सजाने का काम किसी एक को दे देंगे, बहुत बड़ा है तो बाहर से लेंगे, बहुत कम है तो घर का ही कोई मेंबर उसको एक काम को हैंडल कर लेगा, किचन कोई दूसरा आदमी देख लेगा, कोई दूसरा मेंबर घर का देख लेगा। इस तरीके से लिस्ट डाउन करते हैं ना एक्टिविटीज़ को। एक्टिविटीज़ को लिस्ट डाउन करना ही ऑर्गेनाइजिंग है, ठीक है ना, तभी वो सिस्टमेटिक हो पाएगा। अगर आपको पता ही नहीं है कि क्या करना है, अगर आपको पता ही नहीं है कि क्या करना है तो आप कैसे करोगे। तो क्या करना है इज द फर्स्ट स्टेप ना। अब क्या करना है, हमने कहा कि आपने लिस्ट डाउन किया एक्टिविटीज़ को। ये लिस्टिंग डाउन द एक्टिविटीज़, जॉटिंग डाउन द एक्टिविटीज़ इज द example of organizing. Now when you jotted down, when you listed, prepare a list of activities, आपको लग रहा होगा कि जब बाजार जाना ही है, बोरिंग रोड 2 आदमी जा ही रहा है केक लाने के लिए, तो उधर से और भी कुछ सामान मंगाना है, वो भी काम इसी को दे दो, राइट। ये आपने सिमिलर एक्टिविटीज को एक तरफ किया। डेकोरेशन करना है तो जिसको डेकोरेशन करना है उसको बोल दिया कि इतने बजे तक सामान आ जाएगा, ठीक है ना, घर में 12 बजे तक सारा सामान आ जाएगा। आप 12 बजे के बाद अपने डेकोरेशन में अगर थोड़ा ज़्यादा करना है तो लग जाइएगा, नहीं तो 4 बजे आ जाइएगा। 1 घंटा आपको लगेगा बलून फुलाने में, लगाने में, रिबन्स लगाने में, जो भी करना है, ठीक है ना, लिखने में अगर कुछ लिखना है तो आप वो उतने देर में कर लीजिएगा। अगर ठीक है थोड़ा कुछ और करना है तो मान लो हम चाहते हैं कि बच्चे ही सिर्फ आए और बच्चे दे हैविंग फन, वो आ करके केक कटे खाए चले जाए तो उनको मज़ा नहीं आएगा ज़्यादा, उनको थोड़ा देर रुकने का मन करता है, वो कहीं जाते हैं तो ठीक है, उनके लिए कुछ छोटा मोटा गेम सोच करके रखिए कि क्या क्या खिलाएंगे। वो केक कटिंग के बाद हम लोग उनको गेम खिलाएंगे, उसके बाद हम उनको खाना देंगे एंड देन दे विल डू, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, लिस्टेड किया एक्टिविटीज़ को, फिर सिस्टमेटिक किया, ठीक है। ऐसा नहीं कि खिला दिया बाद में केक कटा रहे हैं, ऐसे अदरगल उटपटांग तरीके से नहीं कर रहे हैं। दिस इज व्हाट ऑर्गेनाइजिंग। अब ऑर्गेनाइजेशंस में जब एक्टिविटीज़ करना होता है, जब किसी गोल को अचीव करना होता है, तो सबसे पहले गोल का डिसीजन जो प्लानिंग का पार्ट है, ठीक है ना। प्लानिंग में ही आपका ऑब्जेक्टिव डिसाइड हो जाता है कि क्या आपको करना है, किस चीज़ के को अचीव करने के लिए आप इतना कुछ प्लान कर रहे हैं। आपने प्लान कर लिया, अब नेक्स्ट स्टेप ऑर्गेनाइज करिए, जो करना है उसका स्टेप बाय स्टेप। ऐसे जंप नहीं करना है
कि अब बजटिंग करेंगे, फिर अब ये देखेंगे कि किसको बुलाना है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना। एवरी स्टेप शुड बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर एलिमेंट्स, ठीक है ना। एकदम छोटे छोटे ब्रेक उसको एलिमेंट में बांट दो, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप उसको बांटो, तोड़ो, ताकि वो बहुत आसान लगे करने में, ठीक है। आपने उसको सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज कर लिया कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव्स है। एंड नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑर्गेनाइज करने के बाद ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो एक्टिविटीज करने हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन को, मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वी स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग ना, कि माना कि फलाना एंड फलाना ये है, 1 रुपये के लिए इतना, एक चॉकलेट 10 रुपये में मिलता है, तो 15 चॉकलेट का दाम लिखा, आगे लिखा 15 × 10। ये सिस्टमेटिक ब्रेकिंग ऑफ द सॉल्यूशन है ना। आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं ना, एंड फाइनल रिजल्ट आपका आएगा कि एक का अगर 16 रुपया दाम है तो 10 का 160 हो जाएगा, है ना। फाइनल वो एंड, क्या फाइनल हम सीधा लिख देंगे तो आंसर में हमको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे? नहीं ना, आप स्टेप पे भी मार्क्स होते हैं। इवन मैथमेटिक्स में भी जहाँ आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पे भी आपको स्टेप्स पे मार्क्स दिया जाता है ना। तो दिस इज व्हाट स्टेपिंग, ठीक है ना। सिस्टमेटिक ब्रेकिंग डाउन ऑफ योर एक्टिविटीज टू अचीव द गोल इज ऑर्गेनाइजिंग, लाइक क्या क्या करना है। तो अभी आपने कहा ना कि मार्केटिंग करना है, ठीक है ना, परचेजिंग करना है, आपको ऑर्गेनाइज करना है, टीम मैन पावर को इकट्ठा करना है, मैन पावर को उनके इंटरेस्ट के बेसिस पर वो काम असाइन करना है, स्टाफिंग करना है, राइट। आपको एडवर्टीजमेंट करना है, आपने सामान बेच लिया, अपने सामान के बारे में किसी को मालूम नहीं है, तो उनको थ्रू एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशन आप क्या करते हो, सूचना देते हो अपने काम के बारे में, अपने चीज़ों के बारे में, अपने प्रोडक्ट के गुण के बारे में, उनको और थोड़ा सा हम अच्छे से देते हैं ताकि वो अट्रैक्टिव हो एडवर्टीजमेंट, ठीक है। ये सारे एक्टिविटीज़ करना है तो ताकि आप अपने गोल को अचीव कर सके। यही लिस्टिंग डाउन ऑफ एक्टिविटीज इज नोन एज ऑर्गेनाइजिंग, है ना। क्लियर? अभी समझ में आया ऑर्गेनाइजिंग क्या है? ओके, क्लास खत्म हो गई। वो नहीं लैपटॉप नहीं क्लास नहीं। लैपटॉप उधर से वहाँ बंद हो गया। यहाँ पे से अरे नीचे वाला नेक्स्ट है ग्रुपिंग सिमिलर एक्टिविटीज। आपने एक्टिविटीज तो लिख तो लिया कि हमको पैसे जमा करने हैं, फिनेंशियल, कहीं से लोन लेना है, कहीं पे दुकान खोलना है, या कहीं पे बिजनेस के लिए स्पेस क्रिएट करना है, लेआउट करना है, इतने लोगों को रिक्रूट करना है, अपॉइंट करना है, इस तरह का बिजनेस करना है, राइट। ये सब आपने तय कर लिया अपने ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से। अब क्या क्या सिमिलर काइंड ऑफ एक्टिविटीज को आपने ग्रुप किया, ठीक है। तो जितना भी ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड है, ह्यूमन रिसोर्स को मोटिवेटेड रखना, ट्रेनिंग देना, टाइमली सैलरी देना, ठीक है, उनको ट्रेनिंग पे भेजना, या फिर और उनको उनसे रिलेटेड कॉम्पनसेशन है, मोटिवेशन है, लीडरशिप है, उनके एटीट्यूड के हिसाब से, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से जॉब को डिजाइन करना है, ट्रांसफर है, प्रमोशन है, ये सारी एक्टिविटीज HR ग्रुप से रिलेटेड है, ठीक है ना। ये काम किसका होगा? फाइनेंस डिपार्टमेंट का, HR डिपार्टमेंट का होगा, फाइनेंस का डिपार्टमेंट का होगा। कहाँ कहाँ से हमको फंड क्रिएट करना है, कहाँ कहाँ हमको इन्वेस्ट करना है, किस तरह से हमको HR के जो भी डिमांड्स है, सैलरी वगैरह किस तरह से एडजस्ट करना है, राइट। ये सारे HR एक्टिविटीज हो जाएंगे, राइट। कहाँ कहाँ हमको शेयर को लिक्विडेट करना है, किस किस को शेयर ऑफर करना है, किस रेट पे शेयर ऑफर करना है। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा है। हाँ, HR मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज जो हम आप हैं, ठीक है ना। हमको ह्यूमन रिसोर्सेज बोलते हैं किसी भी काम को करने के लिए जितना इम्पोर्टेंट पैसा है, मशीन है, रुपया है, रिसोर्सेज है, ठीक है ना। रॉ मटेरियल समझ में आ रहा है ना, रॉ मटेरियल, ठीक है। घर बनाने के लिए सब कुछ चाहिए, सब कुछ है तुम्हारे पास, ठीक है ना। सीमेंट है, ईंट है, पैसे है, जो भी चाहिए होता है, सब सारे मटेरियल है, लेकिन मजदूर नहीं आ रहा है तो घर बन जाएगा नहीं ना। वही ह्यूमन रिसोर्सेज है, राइट। हम आप वही हैं जिससे हमारी सहायता से काम होता है। तो अब ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज, तो फिनेंस डिपार्टमेंट का जो काम है वो फिनेंस डिपार्टमेंट को हमने दे दिया, यानी सिमिलर काइंड ऑफ एक्टिविटी। पहले तो लिस्ट किया एक्टिविटीज को, उसके बाद उसको उसमें से जो भी सिमिलर काम था उसको हमने एक तरफ कर लिया और उसके लिए एक ग्रुप को असाइन कर दिया, एक डिपार्टमेंट को दे दिया। तो फिनेंशियल एक्टिविटीज फिनेंस डिपार्टमेंट को दे दिया। फिनेंस समझ में आया? वित्तीय, हाँ वित्तीय, ठीक है, वित्तीय, ठीक है। उसके बाद
मानव रिलेटेड जितना भी है, मानव संसाधन डिपार्टमेंट को दे दिया, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को दे दिया, मार्केटिंग से रिलेटेड जो है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट को दे दिया, आईटी से रिलेटेड है, सपोज करो मैं बोलती हूँ ना कि मैं टेक्नोलॉजी में अच्छी नहीं हूँ, मेरा ये काम नहीं है, जितेंद्र सर को बुला के पूछो, राइट, आईटी डिपार्टमेंट में बांट दिया। तो R&D है, आगे कुछ तरह का डेवलपमेंट करना है, आगे प्रोडक्ट के फीचर्स को चेंज करना है, पैकेजिंग को चेंज करना है, चेंज करते रहना चाहिए ताकि आप कस्टमर्स के नजर में बने रहे, ठीक है ना। स्टैग्नेंसी आ जाती है अगर सब कुछ सिमिलर चलता रहे, तो आपको कुछ नहीं चेंज करना, पैकेट का कलर चेंज कर दो, ठीक है ना, कुछ नहीं चेंज करने का, और कुछ साथ में कुछ गिफ्ट लगा दो प्रोडक्ट में। देखो हॉर्लिक्स इज यूजिंग दिस स्ट्रैटेजी, साथ में कुछ ना कुछ गिफ्ट देना शुरू कर देता है, तो लोग उसको खरीदने लगते, कम से कम वो गिफ्ट के लालच से तो खरीदने ही लगते, व्हाटएवर। तो आपने क्या किया, हर एक का काम बांट दिया, क्रॉस कर दिया ना मैं इसमें, क्या क्रॉस कर दिया ना, जिसके एक के साथ एक फ्री। हाँ, जो भी एक के साथ एक फ्री। तो ये क्या किया आपने कि ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज की, कि मार्केटिंग का सारा काम मार्केटिंग डिपार्टमेंट देखेगा, HR का सारा काम HR डिपार्टमेंट देखेगा, फिनेंस का सारा काम फिनेंस डिपार्टमेंट देखेगा। अब इसके अंदर भी एक्टिविटीज है, उसके अंदर भी आपको एक तरह का ऑर्गेनाइजिंग मिलेगा, क्योंकि मार्केटिंग का सारा काम पूरा एक ही आदमी नहीं देखता है। मार्केटिंग हेड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल मार्केटिंग, उसमें कुछ कस्टमर रिलेटेड होते हैं, कुछ सोर्स से रिलेटेड होते हैं, कुछ एडवर्टीजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, कुछ प्रमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, कुछ न्यू स्ट्रैटेजी सोचने के लिए होंगे कि और क्या नया ऐड किया जा सकता है हमारे ग्रुप में, और क्या प्रोडक्ट नया लॉन्च किया जा सकता है, होता है। तो इस तरीके से उसके अंदर भी फिर ऑर्गेनाइजिंग है। लेकिन आपने क्या किया, अभी के लिए समझिए कि सिमिलर एक्टिविटीज को एक डिपार्टमेंट का नाम दे देना ही ऑर्गेनाइजिंग है। सेकंड स्टेप समझ में आया, पहला लिस्टिंग डाउन द एक्टिविटीज, सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी ग्रुपिंग दोज एक्टिविटीज। ओके, दोनों क्लियर है। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, यही तो है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। मैं हमेशा जब आपको पढ़ाती हूँ ऑर्गेनाइजिंग तो यही सब बोलती हूँ, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। अब आपको पता चल गया काम क्या है, आपने एक जैसे काम को एक ग्रुप में भी डाल दिया। अब आपको क्या करना है, जिसको उस काम में मजा आता है, ठीक है ना, या फिर जिसके पास उस काम को करने का एक्सपर्टाइज है, नॉलेज है, ठीक है। अब आप आगे गए हैं स्पेशलाइजेशन कर करके BCA का, मान लो कंप्यूटर एप्लीकेशन में आप गए हैं स्पेशलाइजेशन करके, तो ऑब्वियसली आपको IT सेक्टर में काम मिलेगा, तो आप अच्छे से काम कर पाएंगे क्योंकि आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है उस सेक्टर का, राइट। आप BBM करके जाएंगे, आपको बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस को कैसे डेवलप करें ये अगर आपको काम दिया जाए तो आप आसानी से कर सकते हैं। आपको IT डिपार्टमेंट का काम दे दिया जाए तो यही बात होगी कि आपको वो नहीं समझ में आएगा, उनको ये नहीं समझ में आएगा, ठीक है। उसके लिए फिर अलग से ट्रेनिंग दो, राइट, अलग से ट्रेनिंग दो, अलग से उनको 6 महीना दो, अलग से उनको ग्रूम करो, तब जाकर के हो सकता है, हो क्यों नहीं सकता, तब हो गया, लेकिन अलग से आपको ट्रेनिंग देने की जरूरत पड़ेगी। तो जिनका जो बैकग्राउंड है, जिनका जो पहला एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा हो या फिर एक्सपीरियंस रहा हो, अगर आप अनुभवी हैं तो जिस क्षेत्र में आपका अनुभव रहा है उसी क्षेत्र से रिलेटेड आपको काम में उसी ग्रुप में आपको डाल दिया जाएगा। तो आप क्या करेंगे, अच्छा करेंगे, जिसको हमने बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन बोला था। आप स्पेशलाइज्ड होते चले जाइएगा, और अभी तो आप सिर्फ ग्रेजुएट करके जाइएगा, ठीक है ना, BBM करके। बिजनेस का सिर्फ ग्रेजुएशन आपने सीखा है, वहाँ पे आपको काम करके और ज़्यादा मौका मिलेगा सीखने का, और ज़्यादा समझने का मौका मिलेगा। धीरे धीरे जब 2 साल बीतेगा, 4 साल बीतेगा, 5 साल बीतेगा, तो क्या होगा, आपके स्किल सेट में गिरावट होगा या और ज़्यादा वृद्धि होगा ना, आप और ऊपर उठिएगा। दिस इज व्हाट स्पेशलाइजेशन मीन्स। तो यहाँ पर आप क्या करें, उनके स्किल सेट के, उनके इंटरेस्ट के बेसिस पर आपने उनको काम क्या किया, असाइन कर दिया। अभी समझ में आया, आपको जाकर के HR डिपार्टमेंट में डाल दिया क्योंकि मुझे HR से रिलेटेड काम अच्छा लगता है, ठीक है ना। मैं आसानी से ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी कर सकती हूँ, उनको उनके हिसाब से हैंडल कर सकती हूँ, मोटिवेट कर सकती हूँ, काम असाइन कर सकती हूँ। मौका पड़ने पर मैं उनको जहाँ जहाँ भी जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से उनको ट्विस्ट करके काम करवा सकते हैं, ठीक है ना। किसी को मार्केटिंग में मजा आता है, कोई प्रोडक्ट बेच सकता है, कोई किसी भी चीज़ को बेच सकता है, ठीक है ना। उसको भेज दो बिजनेस के लिए, वो बाहर बिजनेस देख लेगा। तो इस तरह से इंटरेस्ट या फिर अपने बैकग्राउंड के बेसिस पर, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर काम को असाइन कर देना। थर्ड स्टेप क्लियर हुआ, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑलरेडी दे हैविंग व्हाटएवर दे हैविंग एक्सपीरियंसेस, या फिर उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड जिस बेसिस पर रहा, जो उनका स्पेशलाइजेशन रहा है, उस बेसिस पर आपने उनको काम असाइन कर दिया। एंड द लास्ट वन इज एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स, ठीक है। एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स मतलब, ठीक है, आपको काम हमने दे दिया, अभी हमको 500 नए लोगों को रिक्रूट करना है अपने नए यूनिट के लिए, ठीक है। हमने ये काम किसी को भी दे दिया,
जो भी वो काम करने जाएगा पहले तो ये उसका एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, रिक्रूटमेंट हम कुछ कितना इंटरनल सोर्स से करेंगे, कितना ऑर्गेनाइजेशन में ही हमारे पास है जो उस जगह पे भेजा जा सकता है। मान लो सरप्लस है हमारे पास, अभी यहाँ काम कम है और यहाँ पे लोगों को हमने ज़्यादा रिक्रूट कर रखा है, तो उसमें से कुछ लोगों को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं दूसरे यूनिट पे, अगर दूसरा यूनिट खोलना है तो कुछ लोगों को कॉलेज से हायर कर सकते हैं, जो नए लोग होंगे, फ्रेशर होंगे, जिनको हम थोड़ा ट्रेनिंग दे देंगे तो वो काम करने लगेंगे लोअर लेवल के लिए। ऑब्वियसली कॉलेज से कभी भी एकदम हायर लेवल के लिए रिक्रूटमेंट नहीं होगा, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस होता है वो, तो वो सीखते सीखते जाएंगे ऊपर, राइट। जो ऑलरेडी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो अगर स्विच करना चाहते हैं तो वहाँ से हम ले सकते हैं कुछ लोगों को हायर लेवल के लिए, है ना, क्योंकि उनके पास काम का अनुभव है तो वो हायर पोजीशन पे जा सकते हैं। इस तरीके से जिस भी रिसोर्सेज से हमको लोगों को लेना है, ठीक है, हम लेंगे, लेकिन हम वो सारा हमने क्या किया, सबसे पहले सीवी मंगवाया, ठीक है ना, सीवी यानी रेज्यूमे, बायोडेटा जिसको बोलते हो, ठीक है ना, वो आपने मंगवाया, उसको आपने पढ़ा, देखा, और जिस स्किल सेट से रिक्वायर कर रहा है, जिस पोजीशन से मैच कर रहा है, उससे मैच करा करके आपने आगे थोड़ा शॉर्टलिस्टिंग तो किया ना, जो बेकार के सीवी आ गए जिनका कोई क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहा है हमारे डिमांड से, उसको आपने छाटा। बाकी अब छटे हुए को एक बार आप सीनियर को जाके दिखाएंगे ना कि एक बार सर देख लीजिए, हमने इतने सीवी को देखा है, वो एक बार देख के बोलेंगे हाँ ये ठीक है, नहीं तो फिर इसको भी निकाल दो, इसको भी रख लो, व्हाटएवर जैसा वो एडवाइस देना चाहेंगे आपको देंगे। अगेन आप उनको बुलाइएगा, इंटरव्यू लिया, फर्स्ट राउंड देखते हो सिंपल राउंड होता है, फॉर्मल राउंड होता है जिसमें आपके बारे में पर्सनल जानकारी वगैरह लिया जाता है। उसके बाद टेक्निकल राउंड कि आपको आपके नॉलेज का कितना ज़्यादा ज्ञान है, ठीक है, तो ये करके आपने छाट के दिया। उसके बाद सीनियर लेवल का लोग लेता है फाइनल राउंड इंटरव्यू, जिसमें फाइनलाइज करता है लेना है नहीं लेना है, बाद में वो सैलरी नेगोशिएट करते हैं। तो क्या है कि अब आपने क्या किया कि कौन सीनियर है कौन जूनियर है, किसको सीवी किसको पोस्ट करना है, जो आपको पहले पोस्ट करते हैं वो लोग, ठीक है, न्यूज़पेपर में देखते होगे वैकेंसी आता है, कई बार ई पोर्टल्स पे आते हैं जिसको naukri.com कहते हैं, monster.com कहते हैं, बहुत सारा है इस तरह का, उस पर हम ड्रॉप करते हैं अपने वैकेंसीज को। उसके बाद हमारे पास सीवी आता है, तो जितने भी जूनियर एचआर के लोग होते हैं ना वो ये सब काम करते हैं, डालने का काम, सीवी को प्रिंट आउट निकाल करके छांटने का काम, मैचिंग करने का काम, सीवी करिकुलम विटेई, ठीक है ना, मतलब रेज्यूमे जो तुम्हारा अभी तक का है, जो बायोडेटा जिसको हम मैनेज बोल सकते हैं, बायोडेटा उसी को सीवी शॉर्ट में बोलते हैं, उसको पूरा बोलते हैं करिकुलम विटेई, ठीक है, आपका पूरा उसमें आपका जो भी एजुकेशनल बैकग्राउंड है, जो भी एक्सपीरियंस है, सब उसमें मेंशन करता है। वो छाट करके लाए तो क्या हुआ, कौन किसका सीनियर है, किसका काम कौन सा है, वो अपने सीनियर को फॉरवर्ड करेगा, वो अपने सीनियर को फॉरवर्ड करेगा, और फाइनल जाकर के एक पूरा का पूरा रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस को हिंदी में क्या बोलेंगे, भर्ती बोल सकते हो तुम, चलो ठीक है। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन मतलब अब लोगों की नियुक्तिकरण का पूरा प्रोसेस आप क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आप कोई अकेला कर लेगा क्या, नहीं ना, उनके जो सीनियर और जूनियर का जो रिलेशनशिप है, जो हमने हमेशा कहा कि अब आपका इंटर रिलेशनशिप्स, ठीक है ना, कौन आपका सीनियर है, कौन आपको गाइड कर रहा है, कौन इंटरव्यू ले रहा है, इन सेलेक्टेड स्क्रीन्ड आउट जो भी सिलेक्टेड है हमारे कैंडिडेट, उसमें से फाइनल इंटरव्यू के लिए किसके पास भेजना है, ये सारा आपके पास एक बना रहता है। तो सीनियर और जूनियर का एक लेवल, एक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है डिपार्टमेंट्स के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के तो अंदर होगा ही होगा, डिपार्टमेंट्स के अंदर भी होगा। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब है कि मार्केटिंग, एचआर, फिनेंस, आईटी, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, सबके मैनेजर क्या है, एक जैसे है ना, एकदम उनके बीच में क्या है, हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप है, ऑल आर मैनेजर्स ऑल हैविंग इक्वल राइट्स एंड इक्वल ऑथोरिटीज, ठीक है ना, कोई किसी का जूनियर सीनियर नहीं है। लेकिन जब हम बोलते हैं कि एक डिपार्टमेंट हेड के अंदर असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है ना, जूनियर मैनेजर, तो इस तरह से हम नीचे के आते जाते हैं। तो ये सीनियर जूनियर रिलेशनशिप में भी क्लैरिफिकेशन आपको ऑर्गेनाइजिंग में आता है। एंड लास्ट स्टेप पे यही डिसाइड करना है कि कौन किसका जूनियर होगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा और किससे फीडबैक लेना है, ठीक है। ये प्रोसेस समझ में आया, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है, देखो एग्जाम्पल दिया हुआ कि जो परचेज मैनेजर है वो परचेज मैनेजर सीनियर है परचेज डिपार्टमेंट का, ठीक है ना, तो सबसे परचेज डिपार्टमेंट का जो सबसे बॉस होगा वो परचेज मैनेजर होगा, लेकिन वो भी जो जनरल मैनेजर है उसका तो
जूनियर होगा, तो हर एक पोजीशन किसी का सीनियर किसी का जूनियर होता है, कहीं कहीं से वो रिपोर्ट लेगा और किसी किसी को रिपोर्ट करेगा, ठीक है। और ये रिलेशनशिप भी आपको ऑर्गेनाइजिंग के फाइनल स्टेज पे पता चल जाता है। क्लियर? अभी ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में कोई कंफ्यूजन है? कुछ पूछना है? अच्छा, ये खत्म करते हैं हम। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, या भी शुरू कर सकते हैं, हमारे पास 8 मिनट टाइम है। रिवाइजिंग करना है। क्या हो गया? रिवाइजिंग करना है। क्या रिवाइज करना है? किसी से नहीं बोल रहा था। रिवीजन। कड़े में जैसे कि आज जो पढ़ाई हुआ है ना, तो कल जैसे स्टार्ट क्लास हुआ इसको 5 मिनट में रिवाइज करवा दीजिएगा ना, तो बिल्कुल बॉडी ऐसा हो ना, तो ऐसे ही करते हैं हम लोग, कुछ ना कुछ पूछते हैं ना आप लोगों से। नहीं मैम, जो पहले वाला नहीं, जैसे आज क्लास में जो भी पढ़ाई हुआ, जो भी पूरा वो कल के क्लास कल में, क्लास हाँ, एकदम स्टेप बाय स्टेप पूरा। ठीक है। अभी मैंने इसीलिए तो पूछा तुम लोगों से कि ऑर्गेनाइजिंग क्या है, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग क्या है वो मैं वेरी फर्स्ट डे पढ़ा चुकी हूँ आपको। अभी समझ में आया कि ऑर्गेनाइजिंग क्या है? क्या है बताओ? यस मैम। ऑर्गेनाइजिंग मैम एक प्रकार का एक्टिविटी है जिसमें हम कोई गोल सेटिंग करते हैं, टीम बनाते हैं और स्टेप बाय स्टेप वर्क करते हैं। जैसे पहला काम किया, उसके बाद सेकंड मैम इसको स्टेप में बता सकते हैं। पहले नियोजन करेंगे, तब नियुक्तिकरण करेंगे, संगठन करेंगे, तब ये प्लानिंग हो गया, ये प्लानिंग। मैम सबसे पहले ये देखना क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, प्लानिंग हो। ऑर्गेनाइजिंग मतलब अभी भी नहीं बोल grouping the task on the basis of similarity and assigning those tasks to the competent personnel, manpower, employees, जो भी बोलना है बोलिए। क्या लिखा हुआ है? देखो ऑर्गेनाइजिंग के पहले बहुत पहले लिखा सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ स्टेप्स या सिस्टमेटिक study of activities required to be done, and then grouping those similar activities and assigning competent person to those group। ठीक है, those group of activities हो सकता है, those group of activities। Grouping of similar activities in systematic way to achieve the objective। बिल्कुल सही है। आप इसको अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, बिल्कुल सही। मतलब है कि आप जिस्ट समझ लीजिए। अब आपको जो भी शब्द तैयार करना है, जैसे पहले तो आपको स्टडी जो आपका स्टेप्स होगा वो सिस्टमेटिक होगा, ठीक है ना। इन्विटेशन सबसे पहले नहीं, सबसे पहले क्या, सबसे पहले ये सोचना है कि हमको किस लेवल पे करना है, ठीक है ना। उसके ठीक है, बजट ही आपको बता देगा कि आपको किस लेवल पे करना है, किस लेवल पे करना है। मतलब बड़े लेवल पे करना है, छोटे लेवल पे करना है, मध्यम लेवल पे करना है, जिस भी लेवल पे करना है, ठीक है ना। और उसके बाद कि किसको बुलाना है, जिसको आप बुला रहे हैं उसके हिसाब से क्या आपका फूडिंग क्या रहेगा, डेकोरेशन क्या रहेगा, एक्टिविटीज़ क्या रहेंगे, केक कब कटिंग का टाइम कब होगा, खाना कब खिलाया जाएगा और कब तक हम वाइंड अप कर सकते हैं अपने पूरे फंक्शन को। ये हुआ ना। और उसके बेसिस पर अब आपने ये जॉट डाउन कर लिया, तो अब एक्टिविटीज़ को जो सिमिलर है उसको एक तरफ रख लेते हैं। हम हर चीज़ में करते हैं, घर के हर एक फंक्शन में ये काम करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करने का काम करते हैं। घर में तुम बर्थडे कर लो, शादी कर लो, किसी का शादी ब्याह है तो इधन जो सरस्वती पूजा है इसमें आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। हर चीज़ में आप ऑर्गेनाइज करते हैं ना एक्टिविटीज़ को। यही एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करना, एक्टिविटीज़ को फाइंड आउट करना कि करना क्या क्या है, और तब उसको सिमिलैरिटी के बेसिस पर एक ग्रुप में बना देना। और देन कॉम्पिटेंट जो है उस काम को करने के लिए उसको उन लोगों में वो काम डिवाइड कर देना। प्रॉपर क्या है, ऑर्गेनाइजिंग है। हो गया। इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, 2 लाइन में भी लिख सकते हो, 1 लाइन में भी लिख सकते हो। सिस्टमेटिक जॉटिंग डाउन या सिस्टमेटिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज। मैम पॉइंट बाय पॉइंट टू पॉइंट भी लिख सकते हैं। तो अब समझ में आया ना ऑर्गेनाइजिंग क्या है, ठीक है। अब मुझे लाइन ऑथोरिटी क्या है, लाइन ऑथोरिटी हम पढ़ा चुके हैं पिछले क्लास में। ऑर्डर देने का मतलब लाइन ऑथोरिटी का मीन्स एडवाइस देना नहीं, लाइन ऑथोरिटी का मीन्स की ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप क्रिएट करना। सीनियर एंड सबऑर्डिनेट के रिलेशनशिप को हम लाइन ऑथोरिटी बोलते हैं, ठीक है ना।
सिंपल सीनियर एंड जूनियर रिलेशनशिप लाइक एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल HR मैनेजर एंड असिस्टेंट HR मैनेजर, दे आर senior and there is a senior subordinate relationship among HR manager and junior HR manager, right? है ना? This is known as line authority. ठीक है. Staff authority? एडवाइस करता है मैम. लाइन अथॉरिटी का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो होगा ऑर्डर देना, है ना, ऑर्डर देना और काम करना, यानी कि उन्होंने आपको ऑर्डर दिया, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन किया गया एंड नाउ योर ऑब्लिगेशन टू फुलफिल दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जूनियर जो भी है उनका. एंड स्टाफ अथॉरिटी में क्या है? एक दूसरे से एडवाइस करना कि स्टाफ अथॉरिटी का मतलब होता है एडवाइजरी रिलेशनशिप, जहाँ पर एडवाइस मिलता है आपको. दे आर लाइक एक्सपर्ट्स, कंसल्टेंट फॉर पर्टिकुलर टास्क और पर्टिकुलर प्रॉब्लम, जिन्होंने आपको एडवाइस दिया. नाउ इम्प्लीमेंटिंग दोज एडवाइस, एक्सेप्टिंग दोज एडवाइस इज द अगेन द विल, डिपेंड्स अपॉन द विल ऑफ मैनेजर. ठीक है ना, वो उसको इम्प्लीमेंट करना चाहता है, नहीं करना चाहता है, कोई पावर नहीं है स्टाफ अथॉरिटी के पास कि वो इसको इम्प्लीमेंट करवा सके. वो सिर्फ क्या कर सकता है? एडवाइस दे सकता है. समझ में आया? तो यहाँ पे स्टाफ अथॉरिटी यानी मैनेजर और इस कंसल्टेंट के बीच में कैसा रिलेशनशिप है? एडवाइजरी रिलेशनशिप है. एंड दे आर नॉट बॉस एंड जूनियर, राइट, दे आर ऑन द सेम लेवल. तो हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप इस तरीके से ये है. क्लियर हो गया? ठीक है. और भी कुछ पढ़ाया था मैंने इससे पहले? अटेंडेंस ले लो, रिवीजन करवाएंगे ना, नहीं कल से शुरू करते हैं रिवीजन करवाना. हो जाएगा. आज एक है ना, 2 3, ठीक है. जितना आपका एग्जाम होता है रिवीजन करवाएंगे.